फिजिक्स के क्लासेस में अपेयर हो रहे हैं। और फिजिक्स के क्लास में मेनली आज का जो हमारा टॉपिक है वही सोलर एनर्जी से आगे की बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर कल बात चल रही थी। तो नॉन रिन्यूएबल का मीन्स हुआ जो रिन्यू ना किया जा सके, मतलब कि जिसका दोबारा से उत्पन्न ना हो सके, वो हमारा कन्वेंशनल रिसोर्सेज है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब ऐसी एनर्जीज के लिए हम एक बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वही जो हमने पिछले लेक्चर में कहा कि सपोज कीजिए हमारे पास कोई स्टॉक है और डे टू डे हम उसको खर्च करते जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो जाएगा। और स्टॉक खत्म हो जाएगा तो फिर उससे पहले हमें कोई ना कोई एक अल्टरनेट चॉइस तलाशना होगा। अब उसी अल्टरनेट चॉइस को तलाशने से पहले एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हैं, कैसे हम काम करते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मींस कि दोज टाइप ऑफ एनर्जी वी टेक द इन द रिन्यूएबल फॉर्म। तो नॉन रिन्यूएबल फॉर्म में होता है। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो दोबारा से प्राप्त की जा सके, लेकिन ये ऐसा रिसोर्स है, ऐसी एनर्जी का स्रोत है जिसको हम दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते। बाय द नेचुरल प्रोसेस जो कुछ हमें मिला है उसी में अपने को मैनेज करना होगा। तो today's my topic is conventional sources of energy. First point, those source of energy which has been accumulated in nature over a long time. कहने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा स्रोत एनर्जी का which has been accumulated जिसको हम एकत्रित किए हुए हैं in nature प्रकृति में over a long time एक लंबे समय से। These sources cannot be quickly replaced. ये सोर्सेज बहुत तेजी से रिप्लेस्ड नहीं किए जा सकते। एंड विल बी एग्जॉस्टेड वन डे, और इनको एक दिन में भी समाप्त किया जा सकता है। या फिर हम ये कह सकें कि मतलब ना तो ये जल्दी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन इनका समाप्ति का टाइम निश्चित है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल ह्यूमन लाइफ को ले लीजिए कि जिसका बर्थ हुआ है, जाहिर सी बात है उसकी डेथ होनी है। तो जब बर्थ और डेथ के बीच में एक निश्चित टाइम पीरियड है, सर्टेन टाइम पीरियड, तो उसी सर्टेन टाइम पीरियड में हमें कोई ना कोई अल्टरनेट चॉइस रखना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए भी ये होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास स्टॉक है वो एक दिन में तो नहीं समाप्त हो सकता, लेकिन फिर भी जब उसकी एक सर्टेन पीरियड है तो उस सर्टेन पीरियड को ध्यान में रखते हुए एक अल्टरनेट चॉइस ऑफ एनर्जीज के लिए हमें रिसोर्स तलाशना होगा। तो अब इसमें बात करते हैं, these are also called नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसी को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं या फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब इनकी आगे की कंडीशंस क्या है, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। इसमें प्रमुख रूप से कौन आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का मीन्स ये हो गया कि जो जीवाश्म ईंधन हिंदी में कहते हैं, और वो जीवाश्म ईंधन सैकड़ों हजारों वर्षों से जो अर्थ के नीचे प्लांट्स, एनिमल्स या अदर एक्स्ट्रा वैगेंट चीजें जो दब करके कुचल करके एक हाई प्रेशर एंड हीट के बाद वो अपनी स्टेज चेंज कर देती है। तो वो किस फॉर्म में आ जाती हैं, एनर्जीज के फॉर्म में आ जाती हैं। और वही एनर्जीज हमारी क्या कहलाती हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहलाती हैं। तो सेम कंडीशंस में फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, मतलब उसका एक प्रमुख रिसोर्स क्या है, हमारा कोल है, कोयला। पेट्रोलियम जो आप डीजल, पेट्रोल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल, मतलब इसमें केरोसिन ऑयल भी आ जाता है। फिर इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जितने भी मूवी ऑयल हैं वो सभी इन्हीं क्रूड ऑयल से ही निर्मित होते हैं। नेचुरल गैस, आज की डेट में सीएनजी का सबसे टॉप क्लास रिस्क चल रहा है कि आज की ट्रेंड्स में हम उनको सीएनजी बसें चला रहे हैं, सीएनजी व्हीकल्स ला रहे हैं, सीएनजी का मैक्सिमम यूज करना चाह रहे हैं, कारण कि हमारे पास एक कन्वेंशनल रिसोर्सेज में सबसे प्रचुर मात्रा में सीएनजी मिल रहा है। तो ऐसे में हम सीएनजी के माध्यम से तब तक फिर अगले चॉइस की देखते रहते हैं पोजीशन कि अगला क्या हमारे पास रिसोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सीएनजी है। तो ऐसे में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाह रहे हैं, ये पॉल्यूशन नहीं फैलाती।
तो इसके कारण हम जो इस संसार को एक गिफ्ट देना चाहते हैं कि भाई पॉल्यूशन लेस वर्ल्ड होना चाहिए, और पॉल्यूशन लेस वर्ल्ड होगा तभी ये लाइफ यहाँ सिक्योर है। जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, या जो भी हमारे पास सजीव प्राणी हैं इस क्रिएचर्स में, वो सभी सुरक्षित उसी अवस्था में हैं जब हमारी मतलब एनवायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं होगी। एंड फिजनेबल मटेरियल्स में मतलब इन्हीं से रिलेटेड अन्य रिसोर्स ऑफ एनर्जीज मिलते हैं। फ्यूजन एंड फिजन दो कंडीशंस होती है। तो फ्यूजन एंड फिजन न्यूक्लियर इफेक्ट से संबंधित होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आपस में एग्जॉस्ट तो होते हैं, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम दे विल एक्मुलेटेड इट, और वह पुनः एक्मुलेट होकर के रिसोर्स ऑफ एनर्जी बन जाते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पहले क्लास में डिस्कस किया कि एनर्जी एक ऐसा संसाधन है जिसको पूर्णतया ना तो हम क्रिएट करते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्रिएट करने का मतलब निर्माण नहीं कर सकते, तो भाई कर क्या सकते हैं? डिस्ट्रॉय करने की बात है तो पूर्णतया डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो हम फिर क्या कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन क्या रह गया? कन्वर्ट इन अदर स्टेज, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कल मैंने कहा था लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसे तमाम तरीके आपको मालूम है जो कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जीज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस में भी कन्वर्ट करके एक सम टाइम पीरियड हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो उसी के लिए इसने संकेत किया कि लाइक एज ए फिजनेबल मटेरियल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है देयर वेर रिमेनिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स। देयर वेर रिमेनिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स, जो हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो जो सभ्यता से पहले की पोजीशन थी या उन सारी चीजों में, कहने का मतलब अर्थ का एक टॉप एंड बॉटम वाला जो रेशियो चलता रहता है। जिस तरह से हम कल्चरल डेवलपमेंट को कहते हैं, हम टॉप पर पहुंच गए, तो आफ्टर सम टाइम बीइंग टॉप पर पहुंचने के बाद फिर मुझे बॉटम में आना पड़ता है। तो सेम कंडीशंस में यहाँ पर भी एक आ रहा है देयर वेर रिमेनिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स। प्री हिस्टोरिक प्लांट्स मतलब कि जो हमारे ऐतिहासिक स्थितियों को केयर किया जाए, जब से हम समझदार हुए, जानकार हुए, उनसे भी पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स व्हिच गेट ब्यूरिड डीप इनसाइड, वह अर्थ के अंदर काफी लंबे समय से, सैकड़ों हजारों वर्षों से इनसाइड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मतलब मिलियन ईयर्स पहले वह इस पृथ्वी में दबे कुचले रह गए। तो दे गेट चेंज्ड इनटू फ्यूल, तो वो किस फॉर्म में चेंज हो गए? फ्यूल के फॉर्म में चेंज हो गए ड्यू टू एक्सेस ऑफ हीट। किस कारण ये हुए? एक्सेस ऑफ हीट, जो अर्थ प्रेशर पड़ा उनके ऊपर। कहने का मतलब कोई भी वस्तु अगर जमीन के अंदर एक लंबे टाइम तक ढक दी जाए तो वह अपनी अवस्था परिवर्तन करने लगती है। तो ऐसे जो प्लांट्स, एनिमल्स या अन्य फॉसिल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में, पेट्रोलियम में या अन्य संसाधन में कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक हैवी पावर ऑफ हीट एंड हाई प्रेशर के कारण ये अपनी अवस्था बदल दिए। तो हीट एंड हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ, मतलब कि अर्थ के द्वारा इन पर एक लंबा समय तक प्रेशर और हीट का दबाव बना रहा, एंड हेंस आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स, और उन्हीं को हम फॉसिल फ्यूल्स के रूप में जानते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के रूप में अभी आप देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल माइंस। कोल माइंस में आपको मालूम होगा कि वहाँ कोल माइंस में कोल निकालने के लिए लेबर जो होते हैं, वो लेबर सैकड़ों हजारों फुट तक गहराई तक पृथ्वी के अंदर जा करके और वहां से डिफरेंट लेयर ऑफ कोल निकालते रहते हैं। उन कोल को प्यूरिफाई करके हम अनदर प्लेसेस पर उनका यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, यहाँ तक थर्ड स्टेज ऑफ कोल को भी हम जानते हैं। उनके माध्यम से हम डिफरेंट लेवल पर रिसोर्स तैयार करते हैं जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट लेयर, जो फर्स्ट प्लेस ऑफ कोल होती है, उसको हम न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज कर लेते हैं, जिसमें हम सामान्य तौर पर थर्मल पावर के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में आ जाता है। सेकेंड स्टेज हुआ, उसको हम ब्रिकफील्ड वगैरह में यूज करते हैं, या कहीं हाई टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत है तो वहां पर हम उसको यूज करते हैं। और जो लास्ट रफ लेयर होती है
उस लेयर को हम अपने घरों में यूज कर सकते हैं या छोटे मोटे प्रतिष्ठान के लिए यूज कर सकते हैं, जहां पर थोड़े अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो कोल माइन से निकला हुआ कोयला विभिन्न स्टेज में हमारे जीवन में प्रयोग किया जाता है। तो उसी को ये सामान्य तौर पर किस रूप में जान रहे हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल्स के रूप में जानते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स का नेचर जो होता है वो सामान्य तौर पर कोल से बिलोंग करता हुआ है। तो सेम कंडीशन में द एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज इन फैक्ट द सोलर एनर्जी, मतलब कि अगर देखा जाए तो सोलर एनर्जी के बाद अगर कोई रिसोर्स ऑफ एनर्जी है तो फॉसिल फ्यूल्स ही है, which was trapped by natural processes, जो हमें नेचुरल प्रोसेसेस के माध्यम से प्राप्त हुई है। ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो, एक लंबे समय पहले कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेजर फॉसिल फ्यूल्स, ये सभी मेजर फॉसिल फ्यूल्स हुआ करते थे, जिनका नाम क्या है, कोल कोयला के तौर पर, पेट्रोलियम जिसमें आप डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मोबी ऑयल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल जितने भी होते हैं जिस पर आज हमारी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बेस्ड करती है, वो सारी चीजें पेट्रोलियम के द्वारा ही चल रही हैं, उन्हीं के द्वारा प्लेस टू प्लेस मूव कर रही हैं। एंड नेचुरल गैस, अब इसके बाद अगर पेट्रोलियम हमारे पास कन्वेंशनल रिसोर्स के तहत उसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप करने के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट रिसोर्स क्या मिल रहा है, नेचुरल गैस आर द मेजर फॉसिल फ्यूल्स, ये क्या है, मेजर फॉसिल फ्यूल्स के रूप में है, व्हिच वी आर यूजिंग टुडे, जिसको हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। जैसे आज के अभी 30 इयर्स बिफोर की बात कर लीजिए, तो 30 इयर्स बिफोर आज में हम लोगों के घरों में क्या था कि सामान्य तौर पर भोजन बनाने के लिए भी हम लकड़ी का उपयोग करते थे, या फिर मतलब डंग केक का यूज करते थे, जो जानवरों के माध्यम से हम तैयार करते तो भोजन मिलता था। आज की पोजीशन ये है कि अगर सर्वे किया जाए तो मैक्सिमम होम्स में आपको स्टोव बर्नर मिल रहे हैं, मतलब गैस बर्नर मिल रहे हैं, और वो गैस स्टोव बर्नर जो मिल रहे हैं वो किसके द्वारा संचालित हैं, नेचुरल गैस के द्वारा। सामान्य तौर पर जो वहां पर कोल गैस यूज हो रही है वो नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से हमें एज ए फॉसिल फ्यूल्स ही मिल रही है, और उन्हीं प्लेसेस पर मिल रही है जो सामान्य तौर पर कोल माइंस या अदर प्लेसेस के माध्यम से हमारे पास प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से देखें फॉसिल फ्यूल्स में भी डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिनके माध्यम से हम कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी को प्राप्त कर चुके हैं। नाउ आई विल टेक फोर्थ पॉइंट, कोल इज नेचुरली अकरिंग मटेरियल। कोल क्या है, नेचुरली अकरिंग मटेरियल है, मतलब कि प्रकृति द्वारा प्राप्त किया हुआ मटेरियल जिसको हम अर्थ के डीप पॉइंट से प्राप्त करते हैं। व्हिच इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये किसका मिक्सचर है, कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, कार्बन से मिला जुला हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये सभी एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त करते हैं वो सभी कहाँ है, नेचुरल रिसोर्सेज में हमें प्राप्त होते हैं। और ये क्या है, कोल मटेरियल्स के फॉर्म में हमें प्राप्त हुए बाय नेचुरल प्रोसेस। इट इज यूज्ड फॉर हीटिंग प्रोसेसेस, और इनको हम क्या कर सकते हैं, हीटिंग प्रोसेसेस के माध्यम से होम एंड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, मतलब इसमें लॉट ऑफ हीट एनर्जी हमें प्राप्त होती है, और उस लॉट ऑफ हीट एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन करा रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स यूज कर रहे हैं। ये सारी सुविधाएं आज हम ये कह लें कि मतलब ये न्यू कल्चर ऑफ ह्यूमन लाइफ काफी कुछ बेस्ड इन्हीं कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी पर कर रही है। नाउ आई विल टेक फिफ्थ पॉइंट, पेट्रोलियम इज ए डार्क कलर्ड विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग क्रूड ऑयल, मतलब पेट्रोलियम क्या होता है, एक डार्क कलर मतलब कि मतलब काफी गाढ़ा रंग होता है, काफी गाढ़ा का मतलब कि मतलब बिग कलर, जिस पर पूरा कलर हावी होता है। तो डार्क कलर विस्कस का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको श्यानता कहते हैं, और वो श्यानता का मतलब कि इसमें लिक्विड में कुछ चिपचिपापन होता है, उनकी मतलब कि एक लिक्विडिटी की पोजीशंस को डिफाइन करता है, और ये इन अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन ये एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करने में मदद करते हैं।
तो विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग क्रूड ऑयल, एक ऐसा क्रूड ऑयल होता है जिसमें विशेष तरह की स्मेल आती है। और सामान्य तौर पर पेट्रोल वगैरह देखिए तो आपको दूर से लगता है कि जैसे उसमें से हीट निकल रही है, और वह हीट निकलने का मतलब क्या है, वो एक तरह से प्रेजेंस देती है इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि वी कैन प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिसके माध्यम से हमारे इंजन एग्जॉस्टेड होते हैं। और इन द कंबशन फॉर्म ऑफ इंजन वी कैन यूज इन द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और उसी के माध्यम से आज हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आना जाना, इन द केस ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स वी कैन यूज टुडे। तो ऐसी कंडीशंस में इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड्स, ये क्या होते हैं, सेवरल सॉलिड्स मिक्सचर होते हैं, लिक्विड एंड गैसियस, मतलब कि इसमें सॉलिड लिक्विड एंड गैस के मिक्सचर्स होते हैं, और दे क्रिएट द हाइड्रोकार्बन्स मिक्स्ड, और इसी के द्वारा हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के हाइड्रोकार्बन मिक्सचर प्रोड्यूस कर लेते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन मिक्सचर किसके साथ मिक्स होते हैं, मिक्स विथ वाटर, साल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स, मतलब ये वाटर, साल्ट और अर्थ पार्टिकल से मिले होते हैं। इट इज यूज्ड इन व्हीकल्स, व्हीकल्स मींस की कार, बसेस, ट्रक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटो जनरेटेड मशीन्स। तो इस तरह से ऑटो जनरेटेड मशीन्स के माध्यम से या डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल से हम पेट्रोलियम का मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, और ये हमें ट्रेवलिंग में मदद कर रही हैं, ट्रांसपोर्टिंग में मदद कर रही हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमें मतलब आने जाने में सुविधाएं दे रही हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटी वी कैन फाइंड फ्रॉम द कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ लास्ट पॉइंट इज नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या है, जो आज की डेट में एक इंडस्ट्रियल इफेक्ट दे रही है। इंडस्ट्रियल इफेक्ट का मतलब कि मीन्स हम मैक्सिमम चीजों पर इन पर भी निर्भरता होने जा रही है, क्योंकि ये हमें मालूम है कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जाहिर सी बात है ये कन्वेंशनल रिसोर्स में डीजल, पेट्रोल और अन्य क्रूड ऑयल जो हैं ये सभी लॉन्ग टाइम नहीं चलेंगे। तो लॉन्ग टाइम नहीं चलेंगे तो उससे पहले हम रिसर्च भी करते रहते हैं कि अब इसके बाद क्या विकल्प होगा। सपोज कीजिए आज हमारे पास पेट्रोलियम है, कल को नहीं रहेगा पेट्रोलियम, तो हम क्या करेंगे, तो उसका एक अल्टरनेट चॉइस हमारे पास है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ मेथेन, मेथेन मीन फॉर्मूला ऑफ मेथेन CH4, मतलब CH4 मेथेन जो होता है 97% आपके नेचुरल गैस में होता है, एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ C2H6, C2H6 means ethane and C3H8 means propane when natural gas in liquid form, और नेचुरल गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर, क्योंकि इस पर एक हाई प्रेशर दिया जाता है तब ये किस फॉर्म में आ जाती है, गैस कन्वर्ट इन लिक्विड, तो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। वी गेट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसी को हम CNG या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। एक हाई प्रेशर पर ये गैस फॉर्म को चेंज करके किसमें आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, व्हिच इज यूज्ड इन फ्यूल्स इन व्हीकल्स, इसको हम व्हीकल्स फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, लाइक एज कार्स, बसेस एंड ट्रक्स। ये सारी चीजें तो हमें फैसिलिटीज में मिल गई, बहुत सारी सुविधाएं हमने ले ली, और ये भी जानते हुए कि इनका स्टॉक हमारे पास सीमित है। लेकिन अब सीमित स्टॉक में भी वन स्टेप टू अदर स्टेप टू लास्ट स्टेप हम अपने आप को मूव कराते रहे हैं कि भाई ठीक है हमारे पास पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, नेचुरल गैस का यूज करेंगे। लेकिन अब इन सारी चीजों को यूज करने के साथ साथ जितनी सारी फैसिलिटीज आज हम ले रहे हैं, लाइक एज ए सिविक कल्चर, जो आज आप सभ्य समाज मानते हो, सभ्य संस्कृति मानते हो, इसमें हमारी ट्रेवलिंग चेंज हो गई है, रहन सहन चेंज हो गए हैं। इन सारी सुविधाओं के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उन डिसएडवांटेज को देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है, इनसे जो हमारे पास कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, एयर पॉल्यूशन, जो आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की हुई, पूरा संसार त्राहिमाम कर रहा है। स्पेशली जो बिग सिटीज हैं वो एयर पॉल्यूशन से प्रॉब्लम्स फॉलो कर रही हैं।
उसका रीजन कि वहाँ नंबर ऑफ व्हीकल्स, बहुत सारी व्हीकल्स हैं जो डीजल पेट्रोल की खपत ज़्यादा कर रही हैं, और डीजल पेट्रोल की खपत कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट हमारा प्रदूषित होता है। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एसिडिक गैसेज क्या करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं, लाइक ऐसे हम उसको ये कह सकते हैं स्वीप करती हैं पूरे इन्वायरमेंट में। और आफ्टर द कंडेंसेशन, जब नाइट टाइम में हमारा टेम्परेचर डाउन होता है तो डाउन होने पर जो ये गैसें आपस में इन्वायरमेंट में तैर रही थी वह लिक्विड फॉर्म होकर के एसिड रेन करती है, जिसके कारण हम घरों के बाहर सो नहीं सकते हैं। और घरों के बाहर अगर छत पर सोते हैं या डिफरेंट ओपन प्लेसेस पर सोते हैं तो हमारे ऊपर एसिड रेन इफेक्ट होता है, विभिन्न तरह के चर्म रोग उत्पन्न होने लगते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ऐसी कंडीशंस में जो एसिड रेन होती है वो भी हमें प्रभावित कर रही है। और ये किसका रिसोर्स है? एयर पॉल्यूशन का ही। एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है वही एयर पॉल्यूशन गैसियस फॉर्म में, और गैसियस फॉर्म से फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो एसिड रेन दे दिया। एसिड रेन के साथ साथ आगे क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट ओपन करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में बहुतायत मात्रा में है, और वह कार्बन डाइऑक्साइड वास्तव में जो हमारे पास संसाधन नहीं है, और जिन संसाधनों के अभाव में मेंटली हम लोग इतना इनहेरेस हो गए हैं कि आज हम लोग पेड़ पौधे लगाना ही नहीं चाहते हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड खपत नहीं होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं खपत होगी तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि मानव समाज खुद अपने लिए दुश्मन बनता जा रहा है, और अपनी मृत्यु का कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में उसके सामने एक अच्छी चुनौती दे रही है कि अभी समझ जाओ, अन्यथा तो मृत्यु आपके सामने है। तो इस तरह से कन्वेंशनल रिसोर्सेज के माध्यम से हमने यहाँ पर देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स से तो मिलते हैं लेकिन इनका स्टॉक एक सर्टेन टाइम के लिए है, और बहुतायत अगर हम उसको उपयोग कर देंगे तो जाहिर सी बात है एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास जो स्टोरेज था, जो स्टॉक था, वो जीरो हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़ना होगा, और उन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के आगे जानने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड क्या हैं जिनके माध्यम से हम रिन्यूएबल रिसोर्स को स्टडी करेंगे, वो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और तब तक के लिए हम पूरा यही प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी हो सकता है हमने कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी के विषय में आपको बताने की कोशिश की। हो सकता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगे, तो बहुत अच्छा लगे तो आप लाइक करते रहेंगे। थैंक यू।